दोस्तों नमस्कार। जब समूची दुनिया के सामने आर्थिक संकट है तो फिर भारत के सामने वो आर्थिक संकट क्यों नहीं होगा। और दुनिया के अलग अलग देशों में उनकी अपनी सरकारों को लेकर सवाल अगर वहां की जनता नए अलाइनमेंट और आर्थिक तौर पर नई परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाने लगी है तो फिर यह सवाल भारत में क्यों नहीं उठ रहा है। और अगर इस पूरी परिस्थिति में दुनिया की इकोनॉमी कमोवेश विकसित और विकासशील देशों के आश्रय अपनी इकोनॉमी का खांचा बनाती है और उसी के आश्रय देश चलाती है तो उससे हटकर भारत कैसे हो सकता है। तो क्या मौजूदा वक्त में हर कोई यह मानकर चल रहा है कि सरकार ने तय कर लिया, यानी मोदी सरकार ने, यानी मोदी शाह ने यह तय कर लिया कि सत्ता लूज नहीं करनी है, यानी पावर लूज किसी भी हालत में नहीं करना है। और यह तभी संभव है जब इस बात की गारंटी हो कि आप चुनाव जीतेंगे, हर चुनाव जीतेंगे और वो जीतते भी चले आ रहे हों। तो इसके बाद विपक्ष की राजनीति बचती कहां है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र हो, सत्ता परिवर्तन हो, लोकतंत्र के भीतर संसदीय चुनावी प्रणाली हो, इस देश के संविधान के तहत अलग अलग इंस्टीट्यूशन का चेक एंड बैलेंस हो, सब कुछ तो चुनाव के इर्द गिर्द ही घुमड़ता है। और जब सत्ता ने ही तय कर लिया कि अब कोई चुनाव लूज नहीं करेंगे, सत्ता में बरकरार रहेंगे, जिससे दुनिया का हर वो देश, चाहे वो पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो, चाहे बेंजामिन नेतान्याहू ही क्यों ना हो, चाहे मुस्तफा खामनेई ही क्यों ना हो, सबको अगर बात करनी होगी तो भारत की सत्ता से ही बात करनी होगी। और सत्ता में बैठे हैं इस वक्त मोदी शाह और ये सत्ता लूज नहीं करेंगे। ये मैसेज देश और दुनिया के बीच अगर जा चुका है तो फिर विपक्ष की राजनीति बचती कहां है। और अगर विपक्ष की राजनीति बचती नहीं है तो फिर राहुल गांधी का यह कथन क्या मायने रखता है कि एक साल के भीतर या एक साल के ठीक बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। हो सकता है यह उनका बड़बोलापन हो सकता है गुस्से के जरिए उन्होंने अपने बयान का जिक्र कर दिया हो, लेकिन जिस राजनीतिक सत्ता को यह लग रहा है कि उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी और उसने सारे तंत्र को अपने हाथों में दबोच रखा है, तो फिर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत, वह भी गुस्से के साथ, बीजेपी नेताओं को क्यों पड़ गई। इस देश के भीतर आर्थिक परिस्थितियां, इस देश के भीतर युवाओं के सवाल, इस देश के भीतर सड़क पर नीट परीक्षा लीक के बाद की परिस्थितियां और इस देश के भीतर सोशल मीडिया का हंगामा, क्या यह संकेत दे रहा है कि दरअसल मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने यह व्यवस्था तो कर ली कि वो चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यह देश कहीं दुनिया के सामने सब कुछ हार तो नहीं जाएगा। यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के दायरे में हमेशा सत्ता पर मौजूद हर शख्स को लगता है कि वह अकेला खड़ा है, क्योंकि जनता वोट दे रही है, उसके भीतर का आक्रोश है, उसके भीतर एक नई उम्मीद जगनी चाहिए। इस देश के लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में उसकी जरूरत सत्ता विपक्ष दोनों को है। लेकिन जब आपने तय कर लिया कि सत्ता लूज हम नहीं करेंगे, चाहे देश लूज करता चला जाए, तो इसके बाद वो शख्स हमेशा अकेला होता है। और राहुल गांधी ने जैसे ही एक बयान माइनॉरिटीज के बीच, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच बैठक करते हुए दिया कि दरअसल एक साल में यह सरकार गिर जाएगी, तो इसके बाद बीजेपी के भीतर और सरकार के भीतर क्यों हंगामा मच गया। दरअसल इसकी परत दर परत को आज इसलिए समझ लीजिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में भारत की पहचान क्या उस ताकतवर राष्ट्र के तौर पर है जो सही मायने में 2024 से पहले थी, जो सही मायने में इस देश की सामाजिक, आर्थिक और बाजार की परिस्थितियों के मद्देनजर दुनिया के हर देश को अपने देश की तरफ खींच लेती थी।
लेकिन इस वक्त तो इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है। इस वक्त तो देश के भीतर प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है। इस वक्त तो इस देश के भीतर कोर सेक्टर का डेवलपमेंट नेगेटिव में है। इस देश के भीतर न सिर्फ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, बल्कि कोई लगाना नहीं चाह रहा है। जो लगाया हुआ था वह भी इस दौर में वापस क्यों जा रहा है, वो चाहे सिटी बैंक हो चाहे फोर्ड हो। यानी एक ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई जिसमें ऐसा लगने लगा कि अगर इस देश के भीतर एक भी झटका मौजूदा सरकार को लग जाए तो वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी क्या। ध्यान दीजिए, इस देश में हर ब्यूरोक्रेट के सामने एक ही नियम है, एक ही कानून है, या कहें एक ही निर्देश है। सत्ता को बनाए रखने के लिए उसको पुरजोर कोशिश हमेशा से करते रहनी है। इस देश के वो इंस्टीट्यूशन जो स्वायत्त हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उसकी अगुवाई करने वाले नौकरशाहों के सामने या फिर जुडिशरी के भीतर भी क्या यह सवाल है कि दरअसल इस सरकार को गिरना नहीं चाहिए। और इस देश के कॉरपोरेट के भीतर भी यह सवाल है। बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, इस सरकार से हमने बहुत मुनाफा पाया है और इस सरकार को हालांकि बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन अगर यह सत्ता गिर गई तो एक झटके में नियम, कायदे, कानून, गवर्नेंस के तौर तरीके बदल जाएंगे। क्या उन्हें भी यह डर है? बात इससे बनती नहीं है। इसको हर परत में समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि नौकरशाही तो सरकार के इशारे पर ही चलेगी। आज ये सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार होगी, उसके भी अपने नियम कायदे होंगे। नौकरशाही को बदलने में चंद मिनट लगेंगे, वो एक झटके में बदल जाएगी। इस देश की जुडिशरी के भीतर भी जो सवाल अभी विपक्ष उठाता है वह भी एक झटके में बदल जाएगा। इस देश का मीडिया जो अभी तक सवाल पूछ नहीं रहा है, जब उसे भी समझ में आने लगेगा कि परिस्थितियां नाजुक हो गई तो वह भी वक्त नहीं गंवाएगा, आपको पलटते हुए परत दर परत दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन हर सवाल के साथ एक नया सवाल यह जुड़ा है, जब रास्ता चुनाव के जरिए जीत का है ही नहीं और विपक्ष का नेता यह कह रहा है कि एक साल में यह सरकार गिर जाएगी, तो इसके मतलब मायने होते क्या हैं? अगर आप इसकी महीनता को समझना चाहते हैं तो पहले जरा बीजेपी के नेताओं की चिंता तो देख लीजिए कि राहुल गांधी के एक बयान के बाद वो क्या क्या कहने लगे। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। याद रखिए, सदन में कहा था। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काएंगे, गृह युद्ध कराएंगे और सरकार गिर जाएगी। अराजकता की स्थिति, राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं और भारत की सरकार को कहते हैं कि एक साल में गिर जाएगा, तो कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी हैं राहुल गांधी जी। इसका एक मतलब तो साफ है, मौजूदा वक्त में मोदी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि दरअसल सरकार डगमग होती हुई भी नजर आए। वो इन जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त रखना चाहती है। इसीलिए इस देश के भीतर अगर रेल एक्सीडेंट भी होते हैं तो रेल मंत्री को कोई छूता नहीं है। इस देश के भीतर अगर कम्युनिकेशन या मीडिया को लेकर कुछ गड़बड़ी होती है तो इस देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर को कोई नहीं छूता है। इस देश के किसानों को लेकर कोई संकट आता है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मोदी सरकार छूती नहीं है। और मौजूदा वक्त में जब एजुकेशन का संकट है, पेपर लीक का सवाल है, तो वह भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छुएगी नहीं। यानी हर स्टेज पर अगर सरकार फेल होती है तो पहला नियम पारंपरिक राजनीति का यही रहा है कि उस मंत्री को हटा दीजिए, उसको बदल दीजिए। और अगर संकट आर्थिक तौर पर है तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बदल जाता है। लेकिन मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, यहां तक कि इस देश के ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों ना हो, उनको भी मोदी सरकार बदलती नहीं है।
यानी ये शॉक एब्जर्वर के तौर पर इस तरीके से हमेशा मौजूद रहेंगे कि आप कभी भी प्रधानमंत्री पद की तरफ देख ही नहीं सके। इससे पहले की सरकारों में होता था मंत्री हट गया, फाइनेंस मिनिस्टर हट गया, कोई सी सेक्रेटरी को बदल दिया गया। इस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फेल्योर की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन सरकार उसे फेल्योर मानती ही नहीं है। वो मानकर चलती है कि गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन सुधारेंगे भी हम ही। और जब यह सोच है तो आप प्रधानमंत्री पद तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो फिर राहुल गांधी ये हिम्मत क्यों दिखला गए कि साल भर के भीतर मोदी सरकार ढह जाएगी? वो इसलिए क्या दिखला गए कि जानते हैं कि दरअसल ये ताश की पत्तों की तर्ज पर सरकार खड़ी है, क्योंकि यहां किसी भी की कोई पहचान नहीं है। वो सेक्रेटरी हो, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो स्टेट मिनिस्टर हो, वो संस्था को संभालने वाला सबसे बड़ा नौकरशाह हो या फिर मंत्री हो, किसी की कोई पहचान नहीं है। पहचान है तो जो चुनाव जिताते हैं उनकी पहचान है, और चुनाव जिताने के मास्टरमाइंड के तौर पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी काम करती है। तो जब किसी का कोई मतलब ही नहीं है, तो इससे पहले जिन जिन नेताओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर, करप्शन को लेकर आप जो भी सवाल खड़ा करते रहे हो, उसका कोई मतलब जब बचता नहीं है, तो फिर चुनाव में जीत ये सरकार हासिल करेगी, ये मैसेज उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दे दिया है। और यह भी दे दिया है कि दुनिया में कितना भी बड़ा संकट हो और भारत के भीतर कितना भी बड़ा संकट आए, पूरी दुनिया को भारत को लेकर बातचीत करनी होगी तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, कोई दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता है। हालांकि संकट गहरा रहा है। संकट इस हद तक गहराने लगा है कि अब उसका असर कॉरपोरेट पर पड़ने लगा है। इस देश के कॉरपोरेट भी इस देश में पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनियों को खरीद रहे हैं, वहां पैसा लगा रहे हैं, वहां मुनाफा होगा। और यह कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रहित का जिक्र इस देश की जनता से करें और बोले कि दरअसल आपको कुछ असुविधा तो होगी जिंदगी जीने के दौरान, लेकिन यह राष्ट्रहित में है और आप देशभक्ति दिखाइए। तो क्या कॉरपोरेट इस देश का नागरिक नहीं है? और वो एक झटके में अगर विदेशी संपत्ति के साथ जुड़ रहा है, या कहें विदेश के भीतर वो खरीद रहा है, इस देश के भीतर के लगभग 100 से ज्यादा यानी 162 इंडियन कंपनीज ने $18 बिलियन बाहरी कंपनियों में पैसा लगाया या खरीद लिया। यह सिर्फ पिछले साल का हिस्सा है, और उसको अगर अभी तक घसीटते चले जाइएगा, क्योंकि पिछले साल के हिस्से में यह भी आएगा कि किस तरीके से अंबानीज ब्राउनस्वेले में $300 अरब की तेल रिफाइनरी लगाएंगे। हालांकि उन्होंने कमिट नहीं किया, यह कमिट ट्रंप ने कर दिया। सन फार्मा का सौदा हर किसी को पता होगा। टाटा स्टील, कोरस स्टील को उसने कैसे खरीदा, यह भी हर दिशा में होगी बात। लेकिन इस दौर को देखिए तो इंडियन सन फार्मास्यूटिकल्स जो है, फार्मा के सेक्टर में $11.75 बिलियन उसने कहां पर? वुमेन्स हेल्थ एंड बायोसिमिलर्स फर्म ऑर्गेनाइज एंड कंपनी पर पैसा लगा दिया। टाटा मोटर्स ने इस दौर में टूरिन बेस्ड व्हीकल मेकर इवको $4.4 बिलियन वहां पर पैसा लगा दिया। आईटी कंपनी कोफोर्स जो है उसने $2.3 बिलियन, सिलिकॉन वैली में एआई फर्म है इनकोरा, वहां पर पैसा लगा दिया। बजाज ग्रुप ने 23% स्टेक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट कंपनी जो है अलायंस, उसमें हिस्सेदारी ले ली। यानी एक लिहाज से 2024 की तुलना में 2025 और 2025 की तुलना में 2026 भारत की कंपनियां शिफ्ट हो गई। यह मैसेज है कि वक्त आएगा तो मीडिया भी शिफ्ट हो जाएगा। यह मैसेज है कि नौकरशाही के सामने संकट होगा तो वह भी शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं इस सरकार को फेल होने ही ना दिया जाए, चाहे इस देश के भीतर इकोनॉमिक संकट कितना भी गहरा हो। और बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए और बताने लग जाए संकट तो भयानक है, एमएसएमई के सामने संकट है, दुनिया के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस पूरे देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, रास्ते कम होते चले जा रहे हैं, मुश्किल हालात हैं। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और संकट से निपटने का रास्ता यही है। तो अगला सवाल फिर यहां पर आकर खड़ा हो जाता है, अगर यह संकट महसूस कर रहा है इस देश का पूंजीपति तबका, कॉरपोरेट,
तो इस देश का युवा भी तो कुछ महसूस कर रहा होगा। वह भी तो जान रहा है कि दरअसल पढ़ने लिखने के बाद रोजगार नहीं मिलेगा। उसे भी तो पता है ना फैक्ट्री चल पा रही है, ना कंपनीज के भीतर कुछ बच पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और ज्यादा असर टेक के क्षेत्र में डाल दिया है। लाखों नौकरियां चली गई हैं, तो कहां से चीजें मिलेंगी? यानी आपके डेवलपमेंट का प्रोसेस मिसमैच कर रहा है दुनिया से। लेकिन आप दुनिया को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इस देश के भीतर हम पावर लूज नहीं करेंगे, और ठीक इसके अपोजिट राहुल गांधी कह रहे हैं ये पावर लूज करेंगे। ये मैसेज देश के भीतर के लिए है, बाहर के लिए है, इस देश के युवाओं के लिए है, युवाओं के भीतर जो हाल में एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए उफन कर सामने आया। संयोग से उस कॉकरोच जनता पार्टी का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सीजीआई के कमेंट जहां पर उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा, उसके बाद सफाई दे दी, उसको लेकर एक अदालत का दरवाजा यह कहकर खटखटाया गया कि सीजीआई साहब आपने तो स्पष्टीकरण दे दिया था, बावजूद इसके एक विकृत और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव लगातार जारी है, इस पर रोक लगाइए। सीजीआई समझ गए। उन्होंने कहा तो है नैरेटिव देश में बना भी है, लेकिन नैरेटिव से जाना परिस्थिति इसलिए मुश्किल है क्योंकि यह सीधे गवर्नमेंट के हालात पर हमला कर रही है, या लोगों के भीतर की निराशा को बदलाव के साथ उम्मीद में तो नहीं देख रही है। इसीलिए चीफ जस्टिस आज ये कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे को इतना भावनात्मक तौर पर मत लीजिए, और फिलहाल इस केस को सुनने की तत्कालिक कोई जरूरत है ही नहीं, और समय आने पर इसकी सुनवाई की जाएगी। यानी वो समझ गए कि दरअसल इस मुद्दे को छेड़ने का मतलब है एक झटके में ये करंट की तरह पूरी दुनिया में फैल जाए। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया के कई देशों के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो उसमें आपको वो तमाम परिस्थिति नजर आएगी। मसलन इटली में, इटली के भीतर 2005 में एक मीटअप बना था जो इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट के फैसलों को लेकर था। 2007 में वो वीडे के नाम से भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग के खिलाफ एक व्यंग के हिसाब से आंदोलन चलाता था। 2009 आते आते उसने राजनीति में प्रवेश का फैसला कर लिया और उसने 5 स्टार मूवमेंट पार्टी बना दी। 2013 में वो चुनाव लड़ता है, 25% वोट मिलते हैं, दूसरी बड़ी पार्टी बन जाता है। 2018 में परसेंटेज ऑफ वोट उसके 32.7% हो जाते हैं और वो सत्ता में आते हैं। उसके 2 प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इस वक्त जो 2 इटली में मेलोनी है वो दरअसल उन्हीं को हरा के आई हैं। जो 5 स्टार मूवमेंट पार्टी थी वो इस वक्त विपक्ष में है। तो इटली में तो परिवर्तन हुआ था। और इटली का क्यों जिक्र करें, आपको याद कीजिए स्पेन में 2008 में, याद कीजिए ग्रीस में क्या हुआ था 2010 में। वहां पर भी गंभीर वित्तीय संकट था। वेतन और पेंशन को देने के लिए पैसे नहीं थे। आईएमएफ ने लोन दिया हुआ था। बड़े आर्थिक संकट से निपटने के लिए उसने अपने उपाय बचाए। जिस तरीके से इस वक्त वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत में जो रिफॉर्म चाहते हैं वो अपनी शर्तों पर चाहते हैं। और भारत इतना कर्ज ले चुका है इस दौर में बीते 10-12 वर्षों में, जो उससे पहले की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है, 400 टाइम्स। 2015 में वो चुनाव लड़ते हैं, 35% वोट मिलते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसके एलेक्स सिम्प्रास बन जाते हैं। ग्रीस में ये होता है। सवाल बिल्कुल हटकर है। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो क्या वो उस भविष्य की आहट को सुन रहे हैं जहां दुनिया के दूसरे देश ये मान रहे हैं कि भारत के भीतर लोकतंत्र को हड़प लिया गया और सत्ता में यही रहेंगे, इसीलिए संवाद इन्हीं से बनाना होगा और कोई अल्टरनेटिव भारत के पास नहीं है, जबकि इकोनॉमिक क्राइसिस व्यापक हो चला है। और आज इसका खुला जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहली बार किया, खुलकर किया। The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. Just imagine all of them coming together because of that West Asia crisis. What is the sense of uncertainty? यानी स्थितियां नाजुक है,
वित्त मंत्री मान रही हैं, प्रधानमंत्री ने भी माना, विपक्ष के नेता ने भी कहा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के तमाम विकसित देश ये कह रहे हैं। G7 की बैठक में यही सबसे बड़ा मुद्दा है। G20 ने भी इसे महत्वपूर्ण मुद्दा मान लिया है। आने वाले वक्त में जो सितंबर में ब्रिक्स की बैठक होगी, उसमें भी यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो दिल्ली में ही होने वाली है। लेकिन देश के भीतर सत्ता जिस ताकत और मजबूती के साथ और हर चुनाव जीतने के साथ खड़ी है, वो नहीं चाहती है कि कोई आंच आए और राहुल गांधी का ये कहना ये सरकार एक बरस में गिर जाएगी, तो एक बेचैनी सरकार के भीतर आ गई। और हमने क्यों कहा कि इस देश की नौकरशाही हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो और इलेक्शन कमीशन तक वक्त नहीं लगेगा चीजें बदलने में। क्योंकि ध्यान दीजिए, जुडिशरी को लेकर या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर जो कुछ चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के नेता जब वहां दलील देने पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। शिवसेना टूटी, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिशा में फैसला नहीं दिया। माना कि राज्यपाल गलत थे, लेकिन फैसला नहीं दिया। एसआईआर को लेकर सुनवाई लगातार टलती रही। वो ब्लैक मनी का मामला हो, हर मामला अगर आप पलटते चले जाइएगा, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो, वो सेबी की गड़बड़ी का मामला हो, शेयर बाजार में होने वाले घपले घोटाले का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट सत्ता के अनुकूल रहा। लेकिन फिर एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, पिछले दिनों जब सीबीआई डायरेक्टर को लेकर बैठक हुई तो उसमें कौन मौजूद था? उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे, इसमें मौजूदा वक्त के सीजीआई सूर्यकांत मौजूद थे। और राहुल गांधी ने एक झटके में कहा, ऐसे संभव नहीं होगा, आप हमें बताते ही नहीं है, जिन कैंडिडेट्स को आप लेना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी देते ही नहीं है। और उन्होंने खुला विरोध कर दिया। अब सवाल यह था कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ विपक्ष का नेता है। अब सीजीआई खामोशी से निकल गए और सरकार को उसके बाद फैसला करना पड़ा कि जो सीबीआई के पहले के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए, यानी नए व्यक्ति को नहीं बनाया गया। उसके लगभग 72 घंटों के बाद, यानी 3 दिनों के बाद, एक मामले की सुनवाई करते वक्त सीजीआई ने कहा कि लगता ऐसा है क्योंकि हर फैसला बहुमत से कार्यपालिका के पक्ष में ही हमेशा रहेगा अगर वो 2:1 का होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, तो इस देश में सीवीसी को चुनना हो तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एलओपी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री एक साथ होंगे। सीआईसी को चुनना हो तो प्रधानमंत्री, एक सेंट्रल मिनिस्टर और एक एलओपी हमेशा सरकार के पक्ष में होगा। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एलओपी, सरकार का फैसला होगा। सिर्फ एक सीबीआई है जिसमें प्रधानमंत्री, सीजीआई और एलओपी है। और उसके बाद ध्यान दीजिए तो एक लोकपाल का पद होता है जिसमें प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का स्पीकर होता है, सीजीआई या कोई एक नामित जज जो उनके जरिए होता है वो होता है, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। लेकिन सिर्फ एक सीबीआई ही है तो फिर इलेक्शन कमीशन का मामला भी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी बरत ली। अब सवाल है कि उसके बावजूद भी सीजीआई को कहना पड़ा, अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नाम दूसरा नाम चुनता है और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा? शायद नहीं जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। और उसके बाद उनका कमेंट था, तो फिर सब कुछ कार्यपालिका के ही कंट्रोल में रहेगा। ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? यह तो सिर्फ एक दिखावा है। यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? यह तो पूरे देश को नजर आ रहा था। यानी एक हल्की सी थिरकन भर हुई थी सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करने को लेकर, और सीजीआई ने इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले को लेकर कर डाली। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर 1 साल के भीतर सरकार गिर रही है तो वो तमाम मुद्दे इस देश के भीतर, जो शायद सबसे बड़ा तो छात्रों को लेकर मुद्दा है, बरसों बरस का अध्ययन, पैसा लेकर पढ़ाई करना, माँ बाप का कर्ज लेना, मुश्किल हालात में रहना, उसके बाद परीक्षा स्थल पे जाना और पेपर लीक हो जाए और कोई जिम्मेदारी ही ना ले, और इस देश के युवाओं के भीतर का आक्रोश, ये सारे सवाल अगर एक साथ जोड़ते चले जाइएगा तो हो सकता है राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर गए उससे सरकार को लगने लगा यह तो मुश्किल हो जाएगा। तो केंद्र के मंत्री, वो कानून मंत्री मेघवाल जी हो या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों ना हो, देखिए वो सामने आ गए। अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। Out of frustration, Rahul Gandhi thinks this is the jamindari.
This is his jagir to run this country. सरकार को डर तो है, जिस पिरामिड को बनाया गया है वो ताश के पत्तों की तरह तो नहीं है। वो मजबूत दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अगर उसमें से एक मंत्री को भी हटाया गया तो कमोवेश उसके बाद हर मंत्रालय को लेकर सवाल होंगे। इस देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री पर सवाल होंगे, इस देश के गवर्नेंस के तौर तरीकों पर सवाल होंगे, पब्लिक सेक्टर कैसे बेच दिया गया इसको लेकर सवाल होंगे। सवाल होंगे कि आप डिसइन्वेस्टमेंट से निकलते निकलते प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ गए, कॉरपोरेट के हवाले सब कुछ कर दिया। इस देश का बजट कॉरपोरेट के लिए बनने लग गया, इस देश की इकोनॉमी को वही चला रहा है, और जब उस पर भी खतरा आ रहा है संकट के दौर में तो वो बाहर देख रहा है। हो सकता है ये सारे सवाल सरकार के भीतर राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद रेंगने लगे हों। एक भी पत्ता खड़का तो नजर तो आ रहा है, दक्षिण भारत में बीजेपी गायब है। वो टिकी हुई कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, उनका समर्थन दिल्ली की सरकार को बनाने को लेकर है। वहां पर फिसल गई चीजें, क्योंकि आंध्र के भी लड़के इस दौर में सवालों को रोजगार को लेकर तो खड़ा कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, हर जगह देखिए तो छात्रों के सामने इस वक्त एजुकेशन के वीजा को लेकर संकट है। हर देश नई नई पाबंदियां लगा रहा है, तो अपने देश के भीतर अपने सवालों को ठीक करने के लिए उस युवा को तो खड़े होना होगा। चंद्रबाबू नायडू इसको बाखूबी जानते समझते हैं। नीतीश कुमार भी सत्ता में होते तो देख लेते, समझ लेते, क्योंकि बिहार के छात्र भी दिल्ली और दिल्ली के बाद दुनिया भर के भीतर वो जाते हैं। तो ये सवाल देश के भीतर आर्थिक मसलों के साथ साथ भविष्य के उस भारत से भी जुड़ते चला जा रहा है, जहां इस देश के नागरिक इस देश को गढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो इस दौर में गायब हैं, क्योंकि सत्ता ने अपनी ताकत अपने अस्थायित्व के साथ और पावर लूज कभी नहीं करेंगे इस मैसेज के साथ बनाकर रखी है। और शायद यही बड़ा सवाल इस दौर में अमेरिका के सामने भी है। अमेरिका भी जानता है इस दौर में जो भी भारत से उगाही करनी है वो प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए ही संभव है, क्योंकि जीतते चुनाव यही हैं। और अगर लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हम सवाल खड़ा करेंगे तो दूसरा शख्स कौन होगा जो अमेरिका के इशारे पर चले? तो शायद कोई नहीं। तो ये एक अपने तरीके का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस का भी बैलेंस है। लेकिन फिर लौटिए देश के भीतर और जरा सोचिए, राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा 1 बरस के भीतर ये सरकार गिर जाएगी, और एक झटके में पूरी सरकार, कार्यकर्ता से लेकर प्रवक्ता और प्रवक्ता से लेकर नेता मंत्री सभी खड़े हो गए। मजबूत है तो मजबूती के साथ सामने आना चाहिए नहीं था, बल्कि दिखाना चाहिए था। लेकिन संकट क्या है? संकट सबसे बड़ा यह है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सरकार ने कुछ भी नहीं किया। 1,71,000 सब्सिडी फर्टिलाइजर पर दी जाती है, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ होने वाली है। जो संकट है फर्टिलाइजर का, जो अनाज बांटा जाता है वो तकरीबन 2,20,000 करोड़ का है, जो बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा अगर संकट गहराया अनाज को लेकर। सब्सिडी और लाभार्थी योजना और उसके पैरेलल में रिफॉर्म ना होना और आर्थिक परिस्थितियों का संकट पूरी दुनिया के सामने, और भारत के ऊपर बाजार का दबाव, मिडिल क्लास का दबाव, अपर क्लास या कहें कॉरपोरेट का दबाव। राहुल गांधी कह रहे हैं मुश्किल तो है, इसीलिए ये सरकार कैसे टिकेगी? लोगों के भीतर का आक्रोश अगर सत्ता पर आ गया तो कैसे टिकेगी? यानी चुनाव के जरिए परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। हालात क्या ऐसे हो जाएंगे जो राहुल गांधी देख रहे हैं, क्योंकि जो बद से बदतर हो रहे हैं और संभालने की स्थिति में कोई नहीं है। शायद इस हकीकत को राहुल गांधी से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स और मंत्रालय संभालने वाले नौकरशाह भी जान रहे हैं। तभी तो हर किसी का कुछ ना कुछ स्टेक सरकार के साथ लगा हुआ है, तो सभी सामने दीवार बनकर खड़े हैं। फिर भी 1 साल में क्या वाकई सरकार गिर जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।